सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के शो में हम डस्का इलेक्शन का जो रिपोर्ट आ गई उस पर भी हम बात करेंगे, बढ़ती महंगाई और पीडीएम के आगे के लाएअमल की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक क्विक अपडेट लेंगे क्योंकि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास अभी भी जारी है, जिसमें कई मामलात ज़ेर गौर आए हैं। अफगानिस्तान का मामला हो, TLP का हो और दीगर मामलात ज़ेर बहस आए। साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी अहम बात वो ये हुई है कि MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ये बात की कि अगर TLP बहाल हो सकती है तो फिर हमारा क्या कसूर है, इस पर भी नज़रसानी की जाए। और हम तो दफ्तर खोले तक का मुतालबा करते रहे, हमें उसकी इजाज़त भी नहीं मिली है। साथ ही साथ ब्रीफिंग में ये भी बात हुई है कि जब तक पूरी दुनिया अफगान तालिबान को तस्लीम नहीं करती है, जब तक पाकिस्तान भी उसी सूरत हाल में इस चीज़ को देखेगा। अभी क्या कब तक ख़त्म होगी ये जो भी जारी है अहम इजलास जो हो रहा है, ये इजलास कब तक चलेगा, क्या इससे निकल के आ रहा है। सिद्दीक साजिद से बात कर। सिद्दीक, पहले भी आपसे बात हुई थी, तब तक ये सूरत हाल सामने नहीं आई थी कि MQM मुतालबा कर रही है कि TLP से पाबंदी हटाई गई है तो फिर MQM से भी हटाई जाए, हमारे बंद दफातर भी खोले जाएं। क्या बातचीत हुई है इजलास में? जी बिल्कुल, 5.5 घंटे हो गए हैं और ये पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जारी है। जिस तनाज़ुर में आप बात कर रही हैं, ये उस वक्त सूरत हाल पैदा हुई जब कलदम, अब तो वो कलदम नहीं रहे, जब अब तरीके जो लब्बैक थे उनके साथ मुज़ाकरात के मामले पे बात हुई तो फिर जो है वो बात उठाई गई MQM के जो पार्लियामेंट लीडर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कलदम तहरीक तालिबान से भी बात कर रहे हैं और तहरीक लब्बैक से भी बात कर रहे हैं, उनके साथ मुआहदे भी कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्या कसूर है। इस सिलसिले में उन्होंने ये कहते हैं तो फिर हमें भी जो है वो बहाल किया जाए। पुलिस वालों को शहीद करने से ताली बजाने की दहशतगर्दी बड़ी नहीं है। और उन्होंने कहा कि दफातर खोलने का मुतालबा करते रहे मगर हमें इजाजत नहीं दी गई। आज वज़ीर आज़म क्यों नहीं है, ये भी उनकी तरफ से मामला कहा गया, लेकिन उनकी इस बात का किसी हुकूमत की वजीर की जानब से किसी किस्म का कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया, हालांकि वो हुकूमती इत्तेहादी हैं। इसी तरह जो ये पाबंदी कैसे लगाई गई और इसको कैसे हटाया गया, इसके बारे में भी जो वज़ीर आज़म इस इजलास में मौजूद नहीं है। सिद्दीक नहीं, वो मौजूद नहीं है। बाकी तकरीबन 100 से ज्यादा शुरका इसमें मौजूद है, जिसमें 78 अरकान पार्लियामेंट है। बाकी वज़रा आला थे, गवर्नर से। वज़ीर आज़म को इनवाइट ही नहीं किया गया, ये कहना है कौमी असम्बली हुकाम का। हर कौमी मेंबर तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये 29 रुकनी कमेटी है, लेकिन स्पेशल इन्विटेशन पे किसी को भी बुलाया जा सकता है। लेकिन वज़ीर आज़म को नोटिस जारी किया गया था, उसमें वज़ीर आज़म का नाम ही नहीं था। जो आला अस्करी क़यादत शुरू में बात की, उनकी जानब से जो खासतौर पर DJSI हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज अमीर, उनकी जानब से अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बिल्कुल, ये बात भी की गई आज के इजलास में। अभी भी इजलास जो है, सिद्दीक साजिद बहुत शुक्रिया, आप हमें सूरत हाल से आगाह करते जाए। इजलास खत्म होगा तो उसकी जो प्रॉपर ब्रीफिंग होगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि डस्का की हमें बात करनी है, तो नाज़रीन, फरवरी 2021 में जब डस्का के इंतखाबात हुए तो इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर हुई और 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे उनकी गायब होने के बायस जो मुतनाज़ा ये सूरत हाल बन गई। इंतखाबात के फौरी बाद प्रिजाइडिंग अफसरान घंटों जो है वो रात से अगले दिन तक गायब रहे, जिस इंतखाबात की शफाफियत पर बड़े सवाल खड़े किए। अपोजिशन की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए और नून लीग के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नताइज को करदम करार देकर 18 मार्च को इंतखाबात दोबारा करवाने का हुक्म दिया, जिसकी तारीख को बदलकर फिर 10 अप्रैल किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अज़वत मलही ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंतखाबात का फैसला वक्ती तौर पर रोका, फिर बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने अज़वत मलही की दरख्वास्त को खारिज कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने 10 अप्रैल को डस्का यानी 75 में री इलेक्शन का फैसला कायम रखा। 10 अप्रैल को दोबारा इंतखाबात हुए और बाजी पलट गई। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक इंसाफ के अज़वत मलही को शिकस्त दी थी। डस्का इंतखाबात में नाज़रीन धांधली की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट 2 रोज़ कबल ही मंजर आम पर आई है। रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह हो गई है कि डस्का ज़िमनी इंतखाबात में एक मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत धांधली की प्लानिंग की गई। वोटिंग के अमल को सुस्त किया गया, 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को मनसूबा बंदी के तहत गायब किया गया
और इस मनसूबाबंदी में DRO, RO, एजुकेशन और इलेक्शन कमीशन अफसर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, वज़ीर आला के डिप्टी सेक्रेटरी और फिरदौस आशिक अवान भी शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक घरों में गैर कानूनी मीटिंग्स रखी गई। AC डस्का के घर में एक इजलास बुलाया गया जिसमें प्रिजाइडिंग अफसरान को धांधली के लिए गाइडलाइंस दी गई, जिसमें हुकूमती ओहदेदारान भी शरीक हुए। रिपोर्ट में सामने आने के बाद अब कई सवालात जन्म ले रहे हैं। वो पार्टी जो दिन रात शफाफियत का सबक पढ़ाती है, उस पार्टी के अपने रहनुमा इलेक्शन चोरी करने में मुलव्विस रहे। ये हम नहीं कह रहे, ये तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत इन जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाती है और एक कानून का जो दावा कहा जाता है, हमेशा किया जाता है, वो दुरुस्त साबित भी होता है या नहीं, देखना होगा। और ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सुप्रीम दरवाज़ा खटखटाएगी? इस तमाम तर सूरत हाल के लिए इसी पर हम बात करेंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमें ज्वाइन करें, गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब हमें ज्वाइन करें, कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले कुंवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, ये जब एक रिपोर्ट ये कह रही है कि जी बाकायदा एक धांधली की गई, मनसूबाबंदी की गई इस धांधली की, इसमें ये DRO, RO सब मुलव्विस थे, अब इनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो सकती है? खुद इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा या फिर ये मामला अदालत में जाएगा? देखा जी, आपने असूली तौर पर बहुत खूबसूरत अंदाज से इसका इंट्रोडक्शन पेश कर दिया। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। जो कुछ माजी में हुआ तो वो तमाम आपने हालात बयान कर दिए। अब हमारी तरफ से ये कमेंट्स हो सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाई करने के पास पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एस्टा कोड के तहत और इलेक्शन लॉज के तहत इनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है, उनको सस्पेंड भी कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है। ये तमाम इख्तियारात इलेक्शन पाकिस्तान को इलेक्शन लॉज एक्ट जो 2017 का सेक्शन 167 से लेकर 182 में वो सारे मामला तहरीर हैं, लिखे हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान करप्ट प्रैक्टिस के तहत खुद भी एक्शन ले सकता है या फिर अपने सूबाई हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को सिफारशात भी कर सकता है। लेकिन यहाँ सिफारशात का मंसर नहीं आएगा। इलेक्शन में पाकिस्तान आज खुद नोटिस लेगा और उनको दो तरीके से नोटिस लेगा, या तो डायरेक्ट उनको सस्पेंड करेगा या उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने का भी मजाज है। सेशन जज सियालकोट को हुक्म जारी करेंगे कि आप इनके खिलाफ FIR दर्ज करें क्रिमिनल केस के तहत, नॉट सिविल कोर्ट, क्रिमिनल केस के तहत उनका मुकदमा दर्ज करने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कुंवर दिलशाद साहब कि अगर ये मामला यहाँ सूबाई हुकूमत को भेजा जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर मुकदमात दर्ज हों, लेकिन अगर वही लोग मुलव्विस हैं तो वो शफाफियत कैसे बरकरार रहेगी उसकी? नहीं जी, उन्होंने सूबाई हुकूमत को थोड़ा कहना है कि आप करें, इन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर जारी कर, डायरेक्ट ऑर्डर जारी करना, हाँ डायरेक्ट जारी करेंगे उनको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को डायरेक्ट ऑर्डर जारी करेंगे और उसके तहत वो आगे या उसको ऑर्डर जारी कर देंगे या खुद भी उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं। उनके पास भी इख्तियारात हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा अहम कदम अपनी रिट बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वजीर आला पंजाब को तलब करेगा कि आपका डिप्टी सेक्रेटरी वहाँ क्या करने गया था। आपके डिप्टी सेक्रेटरी ने क्या आपसे परमिशन ली थी कि मैं तफरूर जा रहा हूँ? अगर उसने चीफ मिनिस्टर को एतमाद में नहीं लिया तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करेगा करप्ट प्रैक्टिस के तहत। इसको आप इमीडिएटली 3 साल की सजा है, 3 साल की या 3 साल की सजा या डिसमिस भी करेगा इलेक्शन कमीशन। लेकिन सबसे पहले उन्होंने उस्मान बुज़दार से पूछना है कि किसकी इजाजत से ये तफरूर गया। बाकी तो एक्शन लेंगे, वो चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी लेंगे, IG के खिलाफ भी लेंगे, DIG के खिलाफ भी लेंगे, पुलिस DSP के खिलाफ भी लेंगे, सबके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करने का केस तैयार कर रखा है, वो चंद रोज में पेश कर देंगे। अच्छा, वो ढूंढ रहे हैं कि वो ऑप्शन क्या इख्तियार करें, हम खुद डायरेक्ट एक्शन लें या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। ये इलेक्शन कमीशन की जवाबदीद है। मैं 1-2 चीजें और भी आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन हमारे दूसरे मेहमान हैं उनको भी हम जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। गौस मोहम्मद साहब, ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी कामयाबी भी है इसमें
मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, लेकिन क्या खुद दरवाज़ा खटखटाया जाएगा आला अदालत का मुस्लिम लीग नून की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा कि हमने जिस चीज़ की शिकायत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो जिसकी आवाज़ उठाई थी वो हर जो है सच साबित हुई है। और जो इन्होंने जो करप्शन को जो खिलाफ नारे लगा के आए थे और शफाफियत का नारा लगा के आए थे, ये खुद एक्सपोज हुए हैं। खासतौर पर पंजाब हुकूमत और हाकिमत दोनों एक्सपोज हुए हैं। और इस तरह इरशाद साहब कह रहे थे, इदारों को मजबूत होना चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए। हमारी यही कोशिश, हमने हमेशा इदारों को मजबूत किया है। इलेक्शन कमीशन को जरूर अच्छा लेना चाहिए। हम कुछ इंतजार करेंगे, अगर नहीं हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में हम जरूर जाएंगे और कहेंगे कि इस तरह ठीक है होना चाहिए। और मेरे ख्याल में अब कुछ उस्मान बुज़दार साहब का या प्राइम मिनिस्टर का रहने का जवाब ही रहेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा, मैं क्विकली जरा बैरिस्टर साहब की जाने बढ़ूं। बैरिस्टर साहब, आप ज़ाहिर ज़्यादा बेहतर कानून को समझते हैं हम सबसे। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तो पीपल्स पार्टी ज़ाहिर एक बड़ी सियासी जमात है, वो खुद इस तरह इस मामले को किस तरह देख रही है, खुद आप क्या समझते हैं कि कानून इसमें अपना रास्ता किस तरह बनाएगा? ये डस्का की जो रिपोर्ट सामने आई है। बहुत शुक्रिया जी। कानून रास्ता इसी तरह बनाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बाख्तियार इदारा है और कानूनी तौर पे उनके पास सारे इख्तियारात हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं एग्री करता हूँ कमर दिलशाद साहब के साथ कि इलेक्शन कमिश्नर को वो पंजाब के हों या पाकिस्तान के, उनके पास पूरे इख्तियारात हैं इस सारे मामले को, और तमाम ऑफिसर्स को जो भी उसके अंदर मुलव्वस थे उन्हें वो सस्पेंड कर सकते हैं। उनकी इंक्वायरी मजीद अगर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनके खिलाफ कोई केसेस बनाना चाहते हैं क्रिमिनल, तो वो भी बनाए जा सकते हैं। तो उनके पास पूरे इख्तियारात हैं। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ वाज़ेह होगी इस सारे मामले के अंदर, और पीपल्स पार्टी रोज़े अव्वल से कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर ये इंतखाबात को चुराने का, अवाम के हक़ हाकमियत पे डाका डालने का जो अमल शुरू है वो हमेशा इलेक्शंस में होता रहा है। और जिस तरह 1990 के इलेक्शन आपको याद होंगे, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए और उस वक़्त वहाँ पे साबित हुआ कि उस वक़्त के ISI चीफ ने, बाद में माना भी असद दुरानी ने, कि ये काम होते रहे। तो क्योंकि इसके अंदर ये जो सारा मामला डस्का से रिलेटेड है, इसके अंदर सिविल जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो मुलव्वस है और वो किसी के हुक्म के बगैर नहीं हो सकती। किसी डिप्टी सेक्रेटरी की क्या मजाल और क्या उसका स्टेक हो सकता है डस्का के इलेक्शंस में। ये PTI की हुकूमत एक नाजायज हुकूमत है, नाजायज इलेक्शन से आई है। वो इमरान खान जो अपनी चंद 4 नशिस्तों के लिए पूरा मुल्क उन्होंने सर पे उठा रखा था, धरने, जलाओ, गिराओ, बिल जला दो, फलां कर दो, सिर्फ 4 सीटों का मुतालबा करते थे। और अब इमरान खान ने पूरे इलेक्शन को रिग किया है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुए हैं, RTS सिस्टम बैठा है और उसके जरिए एक नाजायज हुकूमत बैठी है। उस नाजायज हुकूमत ने होने वाले जिस तरह इलेक्शंस को चुराया है, अगर ये इलेक्शन कमीशन यहाँ पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे पूरा स्टैंड ना लेते तो शायद इस इलेक्शन को भी चुरा लिया जाता। तो ये इस चीज को वाजे करता है कि क्यों ये EVM लाना चाहते हैं, क्यों ये इलेक्शन कमीशन पे वुज़रा कहते हैं कि दावा बोल दो, जला दो, आजम स्वाति जैसे लोग क्यों ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत्म करो, जो कि एक आज़ाद इदारा है। इदारों के सरबराहों को ये धमकी आमेज ये जो बातें कर रहे हैं वुज़रा और वज़ीर आज़म, ये सिर्फ ये है कि ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन उनके जो 2023 का प्लान है धांधली का EVM के जरिए, उस शैतानी चरखे के जरिए, उसके दरमियान रुकावट है। तो इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीछे खड़ी हों और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शफाफ इलेक्शन के लिए लाया अमल बनाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पार्लियामेंट उन्हें सपोर्ट करेगी। बिल्कुल सही। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता धांधली ज़्यादा इलेक्शंस। जाहिर है अगर ये एक जगह इस तरह की धांधली साबित हुई है तो अगर और जगह भी तहकीकात हो तो पता नहीं क्या मामला था। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं बैरिस्टर साहब, आपका पॉइंट आया। कुंवर दिलशाद साहब, अभी आपने कहा कि कार्रवाई ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा, डायरेक्ट हुक्म देगा मुकदमा दर्ज करने का, उसके बाद 3 साल की आप कहने सज़ा हो सकती है। और ये सज़ा जो होगी वो तमाम जितने भी लोग होंगे सबके लिए एक होगी या इससे ज़्यादा सज़ा भी हो सकती है? ज़ाहिर है कि इसमें सजा तो जो जैसे हमारे बैरिस्टर आमिर साहब ने बड़ी सही बात कर दी है, तो इसी तरह जो हाँ उन्होंने तसद्दुक जलानी का जिक्र किया और बिल्कुल ठीक फरमाया उन्होंने कि वो 90 का इलेक्शन भी चुराया गया था
और इकबाल हैदर मरहूम ने किताब लिखी थी अली असगर के साथ मिलके कि हमें इलेक्शन कैसे चुराएंगे, वो किताब मेरे पास मौजूद है। तो वो इसी तरह का इन्होंने वो किताबें पढ़ के वो डस्का में भी इलेक्शन चुराने की कोशिश की। वो चीफ इलेक्शन होते तो खामोश हो जाते, जब वो करंट नहीं होता। तो हाँ, ये है ब्यूरोक्रेट रहे पोस्टों पर रहे, इन्होंने पता था कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या हरकतें करते हैं, सूबाई गवर्नमेंट क्या करती है, तो उन्होंने चशमकुशा रिपोर्ट पेश कर दी। तो अब ये मामला बहुत सीरियस है और ये मामला बहुत आगे तक जाएगा और वो डिप्टी सेक्रेटरी को तलब करके पूछा जाएगा, हम तुम्हें डिसमिस कर रहे हैं, तो वो सुल्तानी गवाह बन जाएगा। बिल्कुल सही। जब सुल्तानी गवाह बनेगा तो वो नाम लेगा अपने। उसको क्या तकलीफ थी, उसको किसी ने इशारा किया है किसी बड़ी बासिर शख्सियत ने, और बासिर शख्सियत कोई भी हो वो उसका नाम लेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि वो सुल्तानी गवाह बन जाएगा और ये मामला कोई आसान मामला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ, और बड़ी अहम उन्होंने बातें बताई हैं किस तरह इलेक्शन कमीशन अब इस पर कार्रवाई करेगा और आगे आने वाले वक्त में कौन कौन इसकी गिरफ्त में आ सकता है। तो ये देखना होगा कि ज़ाहिर धांधली का रास्ता अगर यहाँ रोका गया तो फिर आगे भी ये मामलात को इस तरह से रोका जा सकता है। अच्छा नाज़रीन, आप जानते हैं मुल्क में इतनी महंगाई है, चीनी मार्केट से गायब है। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि जितनी भी चीनी है वो तमाम तर मार्केट में लाई जाए। वो उन्होंने हुक्म तो ज़रूर दे दिया, लेकिन वो ज़ख़ीरा अंदोज़ कौन है जिन्होंने चीनी का ज़ख़ीरा किया हुआ है। वज़रा ने ये कहा मीटिंग में कि ये सिंध हुकूमत की तरफ से मामला है। सिंध हुकूमत ने चीनी को रोके रखा और उसकी कीमतें बढ़ाने के लिए सारा जो मलबा है वो सिंध हुकूमत पर डाल दिया है। अगर एक तरफ देखें पेट्रोल की कीमतें वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, बिजली को बढ़ा दिया गया है और अशिया ज़रूरी की कीमतें वैसे काबू से बाहर हो रही हैं। मौसम सरमा अभी सही से आया नहीं है, लेकिन ज़ाहिर मौसम सरमा में खुद वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि गैस का बहरान आने वाला है। और यहाँ पर मामलात कुछ इस तरह है नाज़रीन कि LNG जो है हुकूमत ने 3 गुना महंगी ख़रीदी है। ना सिर्फ महंगी LNG ख़रीदी गई बल्कि 2 LNG कार्गो सप्लाई के लिए महंगी तरीन बोलियाँ मौसूल हुई हैं। और एलामिया ये कहता है कि 19 से 20 नवंबर और 26 से 27 नवंबर की जो डिलीवरी की बोलियाँ थीं उनको तलब किया गया है। सबसे कम जो थी वो $30.65 फी MMBTU मौसूल हुई है। और LNG कार्गोज के लिए जो वाइटल है, बहरीन और कतर पेट्रोलिंग जाने से बोलियाँ दी गई हैं। अब होगा क्या? एक तरफ तो महंगी LNG खरीदी जा रही है, मुआहदे महंगे किए जा रहे हैं, डिले किया गया इस मामले को इतना ज़्यादा, फिर हर चीज़ महंगी। एक तरफ बहरान है चीज़ों का और दूसरी तरफ अगर कहीं मिल भी रही हैं तो कीमत इतनी ज़्यादा है कि लोगों की क़ुव्वत खरीद से चीज़ें बाहर हो गई हैं। तो ज़रा बात करेंगे, ज़रा मैं पहला मौक़िफ़ लेना चाहूँगी बैरिस्टर आमिर हसन साहब का, क्योंकि चीनी के मामले में बात करना बड़ा ज़रूरी है। आमिर साहब, पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है वफाकी हुकूमत कि जी सिंध हुकूमत की वजह से चीनी जो है वो महंगी हुई है। फ्लोर मिल्स में चीनी को रखा गया, वहाँ से रिलीज़ नहीं किया जा रहा, वहाँ रोक के चीनी की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। सारा मलबा आप लोगों पर डाल दिया वफाकी हुकूमत ने। देखिए संगे साहब, आपने वो स्पीच जरूर सुनी होगी और आप खुद जब सुनेंगी आपको पता चल जाएगा जो वजीर आजम ने की। जी। हैरानगी की बात ये है कि इस तरह करते हैं, बच्चों की तरह समझते हैं कि सारा पाकिस्तान पागल है। ये कोई उनके PTI के चंद आशिक नहीं बैठे हुए कि जो इमरान खान कहेंगे वो आगे से नारा बुलंद कर देंगे। बात ये है, इमरान खान कहते हैं कि चीनी महंगी हुई, मैंने पता किया, पता चला 3 जो शुगर मिलें हैं उन्होंने क्रशिंग शुरू नहीं की। फिर मैंने कहा कि इसका पता करें, फिर मुझे पता चला कि पंजाब वालों ने रोक ली है। फिर मुझे पता चला कि इन्होंने कोई स्टे लिया हुआ है, ये कार्टेलाइजेशन है। फिर मुझे पता चला कि ये यहाँ पे कोई माफियाज हैं। फिर आज मैं हुक्म देता हूँ वजीर कानून को और एडवोकेट जनरल को कि स्टे को वकेट करवाएं। देखिए ये बच्चों वाली स्टोरी आप सुनाते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये सिंध हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया है ना, जो सवाल मेरा आपसे था। मैं ये कहता हूँ कि 3 शुगर मिलों की क्रशिंग से क्या सूरत हाल हो सकती है जिस पे वजीर आजम ने कहानी सुना दी। ये सिर्फ ट्विस्ट करना है। अगर चीनी 3 शुगर मिलों से चीनी की कीमत बढ़ गई तो आपकी फूड सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं? आपने इतनी शुगर इंपोर्ट करके रखी हुई है, अगर कार्टेलाइजेशन हो भी रही है तो आपको फौरी रोकना भी चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरी बात जी सर, इस पर क्लियर करने दे। देखिए चीनी महंगी हो गई 3 शुगर मिलों से, तो भाई ये घी 180% जो महंगा हुआ है ये क्यों हुआ है? ठीक है, आटा क्यों महंगा हुआ है? पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है? इसमें भी क्या पीपल्स पार्टी का कसूर है? सर पॉइंट आया, क्विकली टाइम कम है, ब्रेक लेनी है। महंगी हो गई है, हाँ जी, इसमें भी पीपल्स पार्टी का कसूर है। सही है गौर साहब, मतलब नालायक आदमी का
काम है कि अपनी परफॉर्मेंस को सही किसी के करें। पीछे वो साहब किसका कसूर है इसमें, क्या मामला है? खुद खास तौर पे ऑपोजिशन महंगाई के लिए बाहर निकल रही है, 17 नवंबर से एहतजाज कर रही है। जरा पीडीएम का लाइव बताइए कि बताते हैं आप लोग यहाँ महंगाई हो रही है, वहाँ महंगाई हो रही है, क्या एहतजाज होगा इस पर? देखिए जी, महंगाई पे तो कोई शक नहीं है। आप तो अभी अपोजिशन को कोई मूवमेंट चलाने की क्या या लोगों को समझाने की क्या जरूरत है? लोग खुद सड़कों पे निकल रहे हैं और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम तो अब फैसला कर लिया है। पहला हमारा ख्याल था कि इनको मजीद चलने दिया जाए, लेकिन आप अपोजिशन इस नतीजे पहुंची है कि अगर इसको ज्यादा चलने दिया गया तो ये मुल्क की मईशत का बेड़ा कर देगा और गरीब जो है, फाकून जो है वो मरने लगेंगे। इसलिए हमने सड़कों पे आने का फैसला किया है। हम इनसाइड द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट इंशाल्लाह 20 नवंबर के बाद लॉन्ग मार्च होगा और हुकूमत को चर्चा करेंगे और विद इन वीक्स आपको रिजल्ट देंगे। उसके बाद एक हमारा मुतालबा है कि कानून साजी करके इलेक्शन कमीशन में अब इस हुकूमत के होते हुए तो कोई ना कोई कानून साजी हो सकती है, ना कोई मीशत बेहतर हो सकती है, ना कोई कंसेशन डेवलप हो सकता है, ना मरदमशुमारी का मार्केट अक्टूबर में शुरू करेंगे, वो भी अभी कुछ काम नहीं हुआ। तो ये एक ऐलान कर देते हैं और फिर मतलब वज़ीर आज़म आके कौम से खिताब करते हैं और झूठ बोल के चले जाते हैं और अपोजिशन पे इल्जाम लगा के चले जाते हैं। अपने जो सामने चोर है इनको नजर नहीं आते। तो इनसे करना कि ये महंगाई कम करेंगे 3.5 साल में नहीं कर सके तो नहीं कर सके, लेकिन अब अपोजिशन है, पीडीएम की जमातें हैं, वो आएंगी सड़कों पे। बहुत शुक्रिया आपका गौस मोहम्मद साहब और बैरिस्टर आमिर हसन साहब, दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे गैर कानूनी तामीरात की और नस्ला टावर को कैसे गिराया जाएगा इस पर भी फैसला आ गया, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक। नस्ला टावर की बात करें, नस्ला टावर को कैसे गिराया जाएगा, कौन गिराएगा? अब रिवायती तरीके से नस्ला टावर को गिराने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया है। अब जो मकामी कंपनी है उसको टास्क सौंपा गया है। इससे पहले एक कंपनी जो अलादीन पार्क से मुतसिल था, रॉयल पार्क और मस्कन धमाके से मुतासरा नूर अपार्टमेंट को भी मस्मार कर चुकी है। और इससे पहले नस्ला टावर गिराने के लिए 5 कंपनीज थी जिन्होंने दिलचस्पी जाहिर की थी और दरख्वास्तों की छानबीन की गई, तमाम इंटरव्यूज़ किए गए, उसके बाद ही अब इमारत गिराने के लिए इंतखाब कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको एक खबर और देते चलें कि कराची में जो गैर कानूनी तामीरात पर अब क्रिमिनल केसेस चलेंगे। ये बात हो गई है। इजाज़त देकर जो अरबों रुपए कमाए जाते हैं SBSE के अफसरान, उनको खुली छूट दे दी गई है। मक्का टेरेस के जो बिल्डर है मोहम्मद वसीम के खिलाफ पहला मुकदमा दायर कर दिया गया है और इस तमाम तर कार्रवाई से सिंध हाई कोर्ट को भी आगाह किया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। हसन बख्शी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर चेयरमैन आबाद, उनको हम वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हसन बख्शी साहब। पहले भी हम गुफ्तगू करते रहे हैं जब इस तरह की तजावुज़ात को मस्मार किए जाने के अहकामात आते हैं ज़ाहिर अदालतों की जानिब से, लेकिन सवाल मेरा ये है, चाहे नस्ला टावर हो, चाहे मक्का टावर हो, चाहे कोई भी ऐसी इमारत जिसको नाजायज़ करार दिया जाता है, असल जो मामला जहाँ से उठता है, जहाँ से NOC मिलता है, जहाँ से कागजात बनते हैं, जहाँ से परमिशन मिलती है तामीरात करने की, उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जाता? और अगर इस तरह से मामलात होते रहेंगे कराची शहर में तो कौन यहाँ पर अपनी जायदाद बनाने के लिए सोचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो एग्ज़ाम आपने कोट किया, नस्ला टावर, मक्का टावर, तिजोरी हाइट्स, देखिए मैं ये समझता हूँ ये तमाम केसेस इस मुल्क की जुडिशरी, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, इस मुल्क के बिल्डर्स और बायर्स के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं इसलिए जुडिशरी कहता हूँ कि 184(3) में जब नस्ला टावर का केस चला तो अब उसके पास अपील करने का, रिव्यू में जाने का सिवाय उसी चंद जजेस के अलावा कोई राब्ता या रास्ता नहीं है। एक फुल बेंच ने ये केस सुनना चाहिए, उसका फैसला होना चाहिए। इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के लिए सवाल क्यों है? ये तमाम नक्शे इन्होंने पास किए हैं, NOC इन्हीं ने पास किए। हेलो जी जी बिल्कुल, तमाम नक्शे इन्होंने पास किए, NOCs इन्होंने दिए हैं, तो ये भी जवाब दें। बिल्डर्स किस तरह प्लॉट खरीदे? मुझे बताएं, पाकिस्तान में या कराची में आज किस तरह कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है जिस पे कोई उंगली नहीं उठाए? क्या वो अपनी NOC जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से ले, यूनाइटेड नेशन से ले, कहाँ से ले? और बायर जो आम आदमी है,
जिन्होंने फ्लैट खरीदे अपनी जिंदगी की कमाई से, वो किसके पास जाए? वो उसके जख्म का हल कहाँ से मिलेगा? इसी तरह आप ये मक्का टावर देखिए, मक्का टावर में हाई कोर्ट से 5-7 साल स्टे था, तो जुडिशरी को भी बैठ के ये फैसला करना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के केसेस 15 दिन में फैसला करें। अच्छा हसन बख्शी साहब, एक चीज और भी है कि एक तरफ तो ये फैसले आ रहे हैं कि जी ये गैर कानूनी है, वो गैर कानूनी है, धड़ाधड़ हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं, कहीं फ्लैट्स के हवाले से प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, कहीं विलास के हवाले से हो रहे हैं, लेकिन आवाम यहाँ पर बड़ी परेशान है। बिल्डर्स तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन आवाम ये सोच रहे हैं कि हम किधर पैसा लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें। बाद में पता चला कि वो भी गैर कानूनी थी इमारत, फिर वो भी गिरा देंगे, ये कैसे पता चले? आप जी, तभी मेरा कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जिस पे भी भरोसा हो, जिस डिपार्टमेंट पे, उस डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाए कि वो एनओसी हर चीज चेक करके देगा, और उस एनओसी को चेक करने के बाद, वहां से एनओसी लेने के बाद खरीदार की भी जिम्मेदारी खत्म हो जाए और बिल्डर की भी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। इस तरह कारोबार नहीं चल सकता। इतनी इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी के साथ कौन पैसा लगाएगा और कौन खरीदारी करेगा? सही बात। देखिए, हमें जो भी महकमा है वो शायद कॉम्प्रोमाइज्ड है या अदालत आलिया को उस पर भरोसा नहीं है। अब तो हमें भी भरोसा नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल क्या हो गया और दूसरे डिपार्टमेंट, इनकी एनओसी तो मेरे ख्याल में आज टिश्यू पेपर से ज्यादा हैसियत नहीं रही है इसकी कि आप यूज करें और फेंक दें, क्योंकि कहाँ जाएगा? मुझे आप बताएं ना, एक आम आदमी, मैं तो आप सही कह रहे हैं, फिर एक आम आदमी किधर जाए? फिर वो तो सोच ही नहीं सकता ना कि कराची में उसने अपना घर बनाने का सोचना भी है, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि पूरी जिंदगी की जमा पूंजी वो कहीं लगा रहा है, वो ठीक जगह लगा भी रहा है या नहीं। ये बड़ा आम सवाल है। अभी मुझे ज्वाइन करें बशीर सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC। बहुत शुक्रिया बशीर साहब। टावर का मामला हल हो गया है कि अब उसको रिवायती तरीके से गिराया जाएगा। ये कब काम शुरू होगा? और अभी भी कुछ खबरें इस तरह की मौसूल हुई थी कि लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं। क्या मुकम्मल खाली हो गया नस्ला टावर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बतलाऊं कि नस्ला टावर जो है वो ज़िली इंतज़ामिया ने अपने कंट्रोल में ले लिए है। अच्छा। आज से 4-5-6 रोज पहले ही, 7 रोज पहले ही जो में ले लिया। अगर उसमें उन्होंने इंसानी हमदर्दी से किसी को इजाज़त दी हुई है कि सामान अपने जो भी कोई अगर निकालना चाह रहा है जाके ले जाए, सामान तो सबका निकल गया है, तकरीबन खाली हो चुका है आज से 4-5 दिन पहले ही। ठीक है। अच्छा, और सेकंड ये कि नस्ला कमेटी बनाई थी कमिश्नर कराची ने, और ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को दिए थे। अच्छा, उस ऑर्डर में उन्होंने ये मेंशन किया था कि इसको जो है आप जो है डिवाइस जो है कंट्रोल से जो है इसको ब्लास्ट कर देंगे और बिल्डिंग को जो है गिराएंगे 7 रोज में। उसमें पाकिस्तान के अंदर आज तक इस किस्म की कोई भी जो कंपनी ने इस किस्म का जो है कभी काम नहीं किया, पाकिस्तान खासकर कराची में भी और पाकिस्तान में भी। तो एक कमेटी बना दी जिसपे कमिश्नर कराची तमाम पाकिस्तान की वो अथॉरिटी जो कि इस तरह के काम करती हैं उन तमाम में, और उन्होंने सब ने ये फैसला किया कि ये जो है इस तरह से नहीं हो सकता, ये मैनुअल तरीके से शायद हो। और ये एक कमेटी बनी और उस कमेटी के अंदर तमाम ने अपनी सिफारिशात अब जो है वो जमा कराई है कमिश्नर कराची को। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि मैं भी कमिश्नर कराची सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ पूछें कि इसको इस तरह कभी हुआ नहीं है, अब आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये मैनुअल तरीके से करवा लूँ, या उसी तरीके से करना है तो फौरन से जो है वो बुलवाना पड़ेगा। तो अभी आज तक, यानी अभी थोड़ी 5 मिनट पहले तक कोई फैसला कमिश्नर कराची ने ऐसा नहीं किया जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि इसको मैनुअल तरीके से कराई जाए या किसी कंपनी को। अच्छा, हमारे पास तो ये खबर थी कि अब ये इसको मैनुअल तरीके से ही गिराया जाएगा, ये रवायती तरीका होता है, और हमारे पास ये भी खबर थी कि ये वही कंपनी गिराएगी जिसने इससे पहले रॉयल पार्क को और जो मस्कन चौरंगी पे धमाका हुआ था नूर अपार्टमेंट्स, उनको गिराया था। तो ये उस कंपनी को अब ठेका दे दिया गया है। खैर, इससे आगे बढ़ के ज़रा सवाल मेरा आपसे ये है कि और कौन कौन सी इमारतें हैं कराची में जिन्हें गैर कानूनी करार दिया गया है और अब वो गिराई जाएंगी, जिसमें 2 तो मक्का टेरेस और एक तिजोरी हाइट्स है, उसके अलावा कहाँ कहाँ तजावुज़ात हैं? देखिए, ये जो मक्का टावर के हवाले से भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ कि मक्का टावर पर अब बिल्डर के ऊपर भी FIR लॉन्च हो रही है जो हाई कोर्ट ने की। जी जी जी। फर्स्ट सेकंड जो है वो पूरी बिल्डिंग नहीं है, उसमें 45 गज की करीब जो है वो उसने तजावुज़ात की हुई है। और सेकंड जो तो वो आधी तो नहीं गिराई जाएगी, वो गिराई तो पूरी ही जाएगी ना?
बशीर साहब? नहीं, पूरी नहीं गिराई जाएगी उसको। अच्छा। 45% वो आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़े हुए तो उसमें जो है बचत होगी, लेकिन उसमें जाहिर बात है वो रहायशी तकरीबन फ्लैट जो मुतासर होंगे, किसी का बाथरूम जाएगा, किसी की गैलरी जाएगी, इस तरह की वो कटिंग होगी। जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसकी रिपोर्ट के मुताबिक। सेकंड ये कि उसने जो बिल्डर है उसने भी कहा है कि ये मैंने गलती की है और मुझसे ये गलती हुई है। मैंने उससे भी बिल्डर से गलती हुई है, उसको जहाँ से नक्शा पास हुआ, जहाँ से एनओसी जारी हुआ, वहां से कहीं किसी से गलती नहीं हुई बशीर साहब? देखिए मैं आपको फिर एक बात बता दूं, देखिए ये काम जब तक वो, मैं फिर आपसे अर्ज कर दी, मैंने बाज़ अर्ज किया है कि जब तक बिल्डर जो है वो मुलविस नहीं होगा तब तक ये काम हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं हसन साहब से ये चीज पूछ लूं, आप कह रहे हैं जब तक बिल्डर मुलविस नहीं होगा ये काम नहीं हो सकता। हसन साहब, क्या सिर्फ बिल्डर ही होता है पूरा होल एंड सोल कि वो ही करता है क्राइम, उस पे क्रिमिनल होना चाहिए एक्ट? मैडम बड़ा अच्छा बात की इन्होंने। 55% कराची कब्जा है और स्लम्स बन गई है। एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट सो रहा है। जब तक बिल्डर मुलव्वस नहीं होगा क्या 55% कराची कब्जा हो सकता है? ये इतना बड़ा सवाल है। देखिए तमाम इदारे डिसफंक्शनल हैं, अपना अपना हिस्सा लेके आंख बंद कर रहे हैं, और इन इदारों के अफसरान जिनकी तनख्वाहें 50,000, 75,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है, इनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं जहां पर एक क्वार्टर की तनख्वाह फीस 20-20 लाख रुपए है। देखिए ये ऐसा हो नहीं सकता। यकीनन कहीं बिल्डर की भी गलती होगी, भाई सही कह रहे हैं, पर अगर हम ये कहें कि इदारे एब्जॉल्व हैं तो फिर ये मुझे जवाब दे दें कि 55% कराची कैसे अंडर एनक्रोचमेंट और स्लम्स और कच्ची आबादी पे है, और इसमें बेशतर जमीनें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हैं, फेडरल गवर्नमेंट की सिंध की। दिल्ली कॉलोनी देखें, गिजरी कॉलोनी देखें, आप यू नेम इट, हर जगह यही कैफियत है। यहाँ क्या कोई बिल्डर काम कर रहा है? यहाँ पर पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में बिलमूम एक माफिया काम कर रही है। ये बशीर साहब जरा इस माफिया के हवाले से बताएं जो अभी बात कर रहे हैं अभी बख्शी साहब। देखिए मैं एक बात बता दूं, बड़े पुरजोश अंदाज में इन्होंने सवाल किया, तो मेरा एक जो छोटा सा सवाल सुन लो। हिल पार्क के अंदर कोई बिल्डर मौजूद नहीं था। उस बिल्डर को ये पता था, जिसका मकान था, उस आदमी को ये पता था कि ये मैं पहाड़ी काट रहा हूँ, कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन की पहाड़ी है, पार्क, हिल पार्क के पास 57 बंगले जो है वो काट कर जो है वो 57 बंगले बनाए गए। क्या उसको ये पता नहीं था कि जो आप मैं ये पहाड़ी काट रहा हूँ? तो जब वो बशीर साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती है, हम हमेशा यही बात करते हैं कि ऐसा कराची में हो कैसे सकता है कि अपनी मर्जी से कोई तामीर कर ले? मैं तो नहीं कर सकती अपनी मर्जी से तामीर, एक गज भी तामीर नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस साहब, मैंने आपसे कहा ना कि चीफ जस्टिस साहब ने जब ये ऑर्डर जारी किए, उसके ऑर्डर में यही कराची शहर को कंक्रीट का शहर बना दिया गया है। ये 40-50 साल से कब्जा माफिया ने इस शहर पर अपने पंजे गाड़े हुए थे, जिन का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं फिर बार बार आपके प्रोग्राम में ये जिक्र करता हूं कि ये CP9 का जो ये ऑर्डर चीफ जस्टिस साहब ने दिया है, ये इतना खूबसूरत ऑर्डर है। ये गलतियां की गई हैं, चाहे किसी ने भी की, चाहे उसमें अंदर सरकारी मुलाजिम, मैं यही कह रही हूँ, चाहे उसमें बिल्डर मुलविस हैं, चाहे उसमें सबके खिलाफ कार्रवाई हो। बशीर साहब, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर साहब। वक्त की कमी है, ब्रेक लेना है, बहुत शुक्रिया आपका। फिर दोबारा आपको कभी मधु करेंगे। हसन बख्शी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ये वाकई बिल्कुल ठीक बात है, कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए। इतने सारे लोगों का कसूर है तो सिर्फ एक के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद का इलाका है G13, जहाँ पर एक मासूम बच्ची की लाश मिली है। अभी तक बच्ची की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम जिन्होंने किया कि बच्ची से जो है वो ज़्यादती का खदशा उन्होंने जाहिर किया है कि ज़्यादती हो सकता है कि इससे की गई हो। क्या मामला, नईम असगर से जानेंगे। नईम, अभी तक बच्ची के वालिदैन का कुछ पता नहीं चल सका? किसी थाने में इसकी कोई गुमशुदगी के FIR वगैरह दर्ज नहीं करवाई गई थी?
जी बिल्कुल, ये वाकया इस्लामाबाद में सामने आया है और थाना रमना का इलाका है जहाँ पे ये एक मेट्रो स्टेशन था जो अभी ज़ेर तामीर था। तो उस मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम से ये बच्ची की लाश मिली है। किसी अननोन बंदे ने थाने कॉल की और लाश मिली है। लाश के जो जिस्म है इसकी गर्दन के ऊपर भी निशानात मौजूद हैं और ये इसके ऊपर तशद्दुद के जो निशानात हैं जिस्म के ऊपर वो भी सामने आए हैं। और डॉक्टर्स ने जो पोस्टमार्टम किया है उनका इस पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी एक बोर्ड तश्कील दिया गया डॉक्टरों का और 3 डॉक्टर्स ने इसका मुआयना किया है। ताहम हतमी रिपोर्ट उनका ये कहना है कि जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी उसी वक्त बताई जा सकती है। ताहम ज़राए का ये कहना है कि जो इब्तदाई पोस्टमार्टम है उसमें बच्चे की उम्र क्या थी, क्या पता चल पाया? नहीं, 11 से 12 साल इस बच्ची की उम्र है और इसके वालिदैन के इसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। पुलिस हुकाम ने इसके हवाले से जो है अपना जो तरीक़ाकार होता है, इश्तहार होता है पुलिस की। ठीक है, अभी तमाम जो है मामला देखे जा रहे हैं। हतमी जो रिपोर्ट आएगी उससे ही पता चलेगा कि बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है या क्या मामला है। और अभी तक वालिदैन का भी कुछ पता नहीं चल पाया। नईम असगर, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और खेल के मैदान में भी बड़ी कामयाबियाँ हैं पाकिस्तानी टीम की। पाकिस्तानी टीम जो अभी तक नाकाबिल शिकस्त रही है, 5 मैच खेले, 5 मैच ज़बरदस्त तरीके से जीते और पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा अपना आप। और बात यह है कि कल जो शुएब मलिक की इनिंग्स रही वो तो ऐसी थी कि वो बेहतरीन इनिंग्स थी। चाहे शुएब मलिक हों या दीगर हमारे जो प्लेयर्स हों, सभी जो हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस में नज़र आए हैं और एक बेहतरीन बैलेंस टीम जो है वो पाकिस्तान की नज़र आई है। साथ ही साथ एक अच्छी खबर यह है कि उसे 1998 के बाद से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है नहीं आई थी पाकिस्तान। अब वो 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी, ये भी बहुत बड़ी अचीव। इसी पर हम बात करेंगे। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हमने पहले भी बात की थी जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, उस वक्त भी भारत को बड़ा जोम था कि अगर एक मैच हरा भी दिया है तो क्या हुआ, हम सेमीफाइनल्स में होंगे। लेकिन अब भारत कहीं नहीं है, ना सेमीफाइनल्स में है और कहीं उसका सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। खुल की हकीकत भी भारत के सामने आ गई है। पहले साहब भारत पे कमेंट कीजिएगा और हमारी टीम जो इतनी बैलेंस तरीके से आगे बढ़ रही है उसके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, भारत मजबूत टीम थी, स्ट्रॉन्ग टीम थी, इसमें कोई शुबा नहीं है। बिफोर वर्ल्ड T20 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, फेवरेट टीम थी वो। लेकिन कहते हैं ना कि आप जब ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ अंदाज से, तो उसका असर आपकी परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है और यही हमने देखा। देखिए, कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद पाकिस्तान में हो रहा था, सारी दुनिया में आप कॉल कर रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं जाएगा उस लीग के अंदर, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हालांकि हमारे यहाँ से कहा गया भाई आप भी करा लो वहाँ पे कश्मीर लीग, आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, वो पाकिस्तान में हो रही थी, उनको परेशानी थी। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आ गई थी, 5 दिन या क़याम किया, एक मेल निकालते हैं वो और उसके बाद न्यूजीलैंड टीम चली जाती है। तो जहां न्यूजीलैंड टीम के जाने ने हमें ज्यादा मोटिवेट कर दिया, वहीं इस तरह की चीजें जो है वो कभी फायदा नहीं पहुंचाती। आप पैसे की वजह से समझते हो कि सारी दुनिया को आप चलाओगे, सारी दुनिया की क्रिकेट आपके ताबे होगी, ऐसा हरगिज नहीं होता। देखिए, हम 10 विकेट के मार्जिन से जो हमने पहला मैच मारा था उसके बाद से वो खड़े नहीं हो सके। क्योंकि इवेंट के लोग आज की बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान ने इनको सपोर्ट किया था, इनको फेवर की थी, वो 100% नहीं खेले थे, तो ये इतने बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हुए थे। 210 रन जिन्होंने स्कोर कर लिए थे। और अब लोग ये बात कर रहे हैं कि आज जो है वो आप नमीबिया को 53 रन पे आउट करें और 3.1 ओवर में खेल खत्म करें ताकि आपको रात की फ्लाइट मिल सके। तो राउंड मैचेस का आखिरी दिन है और लोग इनके फ्लाइट की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हो जाता है। फिर उसके बाद आप परफॉर्म नहीं कर सकते। जहां तक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात है, तो एक तो वो न्यूजीलैंड ने मोटिवेट किया पाकिस्तान को, जो वो हमें यहाँ से छोड़कर गए, इंग्लैंड की टीम नहीं आई थी। नंबर 2, हमने अपनी जो मैनेजमेंट में तब्दीली की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। खासकर मिर्जा और वकार यूनुस उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। वो कोच तो थे लेकिन उनके अंदर जो एक मैं थी, एक अना थी कि जब वो प्लेयर होते थे उसी अंदाज से, खासकर वकार यूनुस में, उसने टीम को जेल नहीं होने दिया। सकलैन मुश्ताक ने अच्छा रोल प्ले किया। फिर रमीज राजा साहब के बड़े नेक शगुन कदम पड़े। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब तक अच्छे फैसले हो रहे हैं। आपको याद होगा कि जब न्यूजीलैंड टीम और इंग्लैंड टीम यहाँ से वापस चले गए थे तो उसके बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को चेंज किया गया था टीम ना आने पे। बोरिस जॉनसन खासे गुस्सा हुए थे, वजीर आजम वहाँ के।
दैन न्यूजीलैंड भी हमसे सफारती ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ा रिजल्ट ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीम इतने तवील अरसे के बाद मार्च में पाकिस्तान कर रही है 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस के लिए। तो पाकिस्तान के लिए तो खेल के मैदान से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन जो लोग साजिशी अनासिर हैं और जरा डिफरेंट अंदाज से सोचते हैं तो अल्लाह ताला चले साजिशों को छोड़ते हैं नसीम साहब, हम अपने खेल पर ही रहते हैं, क्योंकि हमें तो अभी आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आगे देनी है। जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया से मैच है पाकिस्तान का, आप कैसे देख रहे हैं? एक तो विनिंग कॉम्बिनेशन उसी को बरकरार रखे पाकिस्तान, और आगे अपनी हिकमत अमली को कैसे लेके चले कि ज़ाहिर है हमें ना सिर्फ सेमीफाइनल खेलना है बल्कि इंशाल्लाह फाइनल्स तक भी हमें पहुँचना है। देखिए पाकिस्तान अब विनिंग कॉम्बिनेशन तो छेड़ने की पोजीशन में नहीं है। सही है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो उस दिन या कोई और रीजन हो प्रैक्टिस सेशन के दौरान कोई ऐसी इंजरी हो जाए कि वो नहीं खेल सके, वरना पाकिस्तान विनिंग कॉम्बिनेशन किसी कीमत पे नहीं छेड़ेगा। हमने 2009 का वर्ल्ड T20 कप जब जीता था तो हमारा सेम विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो खेला था आखिरी 5 मैचों में। जब हम 1972 का वर्ल्ड कप खेले थे तो हमने आखिरी 6 मैच सेम कॉम्बिनेशन के साथ खेले थे, आखिरी 5 मैच। तो हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। मैच बहुत तगड़ा होगा, मैच इतना आसान नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से डेविड वार्नर की फॉर्म वापस आई है, वो वार्न कर रहे हैं सारी दुनिया को कि वो जिस तरीके की फॉर्म पे आगे, इक्वली बैलेंस टीम है। ऑन अ डे जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। अच्छा, अभी जिस तरह खुद बाबर आजम ने बात की कि हम एक यूनिट की तरह खेल रहे हैं, हम एक यूनिट हैं और इस यूनिट का हर खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए, और ये हमें नज़र भी आया नो डाउट। नसीम साहब, शोएब मलिक की अगर परफॉर्मेंस की, कल की परफॉर्मेंस की बात करें, जो ज़बरदस्त उन्होंने छक्के लगाए, चौका लगाया, क्रिस गेल का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, बड़े अरसे बाद शोएब मलिक फॉर्म में नज़र आए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ख़ास तौर पे लोग बातें कर रहे हैं कि एक बड़ा खिलाड़ी, एक बड़ा नाम हमेशा आपको सपोर्ट करता है, अपनी टीम को सपोर्ट करता है। देखिए शोएब मलिक इससे पहले आपने कहा कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो टीम में ही नहीं थे, कितना अरसा वो टीम से बाहर रहे हैं, आप बात बताएं। और इवन के वो इस तरह का स्टेटमेंट देने पे आ गए थे कि मिसबाहुल हक और वकार यूनुस की वजह से खिलाड़ी खुश नहीं है और मुझे टीम में इसलिए नहीं किया जाता कि वो नहीं चाहते कि मैं टीम के आऊं। आप शोएब मलिक का कितना टाइम आपने जाया किया इस दौरान के अंदर भी? अगर वो आज इस तरीके की इनिंग खेल रहे हैं, वो बहुत बैकबोन है पाकिस्तान की बैटिंग। जिस तरीके से वो 6 नंबर पे आके बैटिंग करते हैं, नीचे के बैट्समैनों के साथ भी उन्होंने खेलना है, ऊपर के बैट्समैनों के साथ, ये नंबर बैकबोन होता है। तो वो बैकबोन का रोल प्ले कर रहे हैं और हम उन्हें रख नहीं रहे थे पाकिस्तान टीम में। अनफॉर्चुनेट, ये तो हम हमारे फॉर्चुनेटली कि शोएब मकसूद एंड टाइम पे अनफिट हो गए, तो फिर शोएब मकसूद इज अ वेरी गुड टैलेंट, लेकिन शोएब मकसूद अनफिट हुए तो हमें शोएब मलिक को शामिल किया, वरना तो शोएब मलिक एंड तक शामिल नहीं थे। शोएब मलिक पे एक ब्लास्टिंग रही कि देखिए, आप अगर जब मेरिट पे टीम बनाते हैं, जब आप अपनी पसंद नापसंद तो फिर ये होती है टीम। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत शुक्रिया आपका नसीम राजपूत साहब, एक्सपर्ट राय का बहुत शुक्रिया। जाहिर बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा, बड़ा तगड़ा मैच होगा जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, और हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। जो साजिशी थे वो सब अब घर को लौट के जा रहे हैं, क्योंकि साजिशें भी काम नहीं आती हैं और पैसा भी काम नहीं आता। एंड ऑफ द रिजल्ट जो होती है वो परफॉर्मेंस होती है आपकी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।